हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर, जिसमें आज हम ईथर के भौतिक और रासायनिक गुण देखने वाले हैं। बनाने की विधि, इसका समान नामकरण, यदि बात करें आईयूपीएसी, सारा चीज हमने एक ही लेक्चर में करा दिया था। ईथर का आज दूसरा लेक्चर है, चैप्टर का आखिरी लेक्चर है बच्चों, जिसमें ईथर के रासायनिक गुण और लास्ट में भौतिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट आपके लिए आज काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारा क्लास बच्चों आप लोगों को लास्ट तक देखना है, एक एक अभिक्रिया आपको समझना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। क्लास थोड़ा लंबा चलेगा, इसलिए आप लोग अंत तक देखिएगा, तभी चीजें क्लियर हो पाएगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फिर बच्चों सबसे पहले जो हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में, पहला जो है कि ईथर में कार्बन और ऑक्सीजन अबंध का विदलन। आपके पास बच्चों दो एल्किल या एरिल मूलक हो तो वो आपका ईथर कहलाता है। ये एल्किल या एरिल मूलक, या ऐसा भी कह सकते हैं ROR, ये आपका बच्चों दो एल्किल मूलक ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है तो उसे ईथर कहते हैं। ये तो सबको पता है। इसके पहले जो लेक्चर ईथर का देख के आए हैं उनको ये क्लास अच्छे से मजा आएगा पढ़ने में। एरिल मूलक भी हो सकता है, जैसे C2H5 एक साइड जोड़ दे और एक साइड हम जोड़ देते हैं C6H5, तो आपका एरिल मूलक भी जुड़ सकता है। तो जब एल्किल या एरिल ऑक्सीजन के साथ बच्चों, दो एल्किल या एरिल एल्किल है ना, या एल्किल एल्किल रहेगा या एरिल एरिल समूह रहेगा, या एल्किल एरिल, दो एल्किल एरिल हैं समूह हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं तो ईथर का निर्माण करते हैं। इनमें बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध का विदलन होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध का विदलन होगा, लेकिन साधारण परिस्थिति में उतना क्रियाशील नहीं होता। ईथर जो है प्यारे बच्चों, साधारण यदि हम बात करें, साधारण परिस्थिति में उतना क्रियाशील नहीं होता जैसा कि अन्य क्रियात्मक समूह वाले यौगिक क्रियाशील होते हैं। जैसे एल्कोहल हो गया, फिनाल हो गया और कीटोन्स हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, इनके समान जो ईथर है अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होता है। लेकिन प्रबल हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में, हाइड्रोजन हैलाइड की उपस्थिति में बच्चों यह अभिक्रिया संपन्न होती है और एल्किल हैलाइड बनता है। आप लोगों को ईथर से हमने एल्किल हैलाइड बनाना सिखाया था। एल्किल हैलाइड मतलब जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था बच्चों, हेलोएल्केन हेलोएरीन, तो हेलोएल्केन बनाने की विधि में आपको अच्छे तरीके से आपको हमने समझाया था। उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे। बच्चों ये होता क्या है, यहां पर थोड़ा सा एक बात में थोड़ा सा आप 1 मिनट में इसको पढ़ लो कि ईथर के अन्य क्रियात्मक समूहों की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील होता बच्चों, उतना क्रियाशील नहीं होता जो मैंने अभी आपको बताया। ईथर में कार्बन ऑक्सीजन अबंध का विदलन उग्र परिस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड के अधिकता में होता है। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब बच्चों जैसे आपका HCl हो गया, आपका HBr हो गया, आपका HI हो गया, आपका HF हो गया, इन्हें हम हैलोजन अम्ल के नाम से जानते हैं। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बच्चों आपका हाइड्रोजन हैलाइड कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, सबको पता है। ये आपका क्या है बच्चों, तो हाइड्रोजन अम्ल है। क्या है, हाइड्रोजन अम्ल है। और इस हाइड्रोजन अम्ल के आधिक्य में ही अभिक्रिया संपन्न होती है और एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। अब देखना बच्चों, मैं अपने भाषा में समझाऊंगा, कोशिश यही करूंगा कि आप लोग भी एकदम सिंपल वे में आप लोग समझिएगा। कोई भी कठिन नहीं है बच्चों, थोड़ा सा आप लोगों को समय देना है, एकदम सिंपल वे में हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया कराएंगे। ठीक, चलिए जैसे बच्चों मैं बात करता हूं ROR है, ठीक है सर, दो एल्किल मूलक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। इसकी क्रिया किससे करा दूं, HX से करा देता हूं बच्चों। क्या, HX से करा देता हूं। यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध का विदलन होगा। जैसे मैं कहता हूं कि यहां पे ये आपका बंध का विदलन हो गया, तो यहां पे आपका बच्चों आपका पहले तो RO है और यहां पे भी बंध का विदलन होगा, यहां भी बंध का विदलन होगा हाइड्रोजन और हैलोजन परमाणु के बीच में। तो प्यारे बच्चों जो आपका एल्किल मूलक है R जो है बच्चों, वो R जो है X के साथ जुड़ेगा और यहां पे यदि ऑक्सीजन पे ऋणावेश है बच्चों तो हाइड्रोजन आकर के उसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये आपका ROH हो जाता है। क्या हो जाता है, ROH हो जाता है। अब ROH जो है ऐसे नहीं रहता है, ROH एकदम शांत नहीं रहता है। अगले स्टेप में यही जो ROH है बच्चों, ROH है, फिर से वही HX आएगा। अब HX कर क्या सकता है सर, सिंपल आपका OH और H आपस में यदि मिल जाए तो H2O बनाएगा। क्या बनाएगा प्यारे बच्चों, H2O बनाएगा।
तो R और X बन गया, क्या बन गया, R और X बन गया, साथ में आपका H2O बाहर हो गया। तो ये अभिक्रिया संपन्न हो गया प्यारे बच्चों बड़े सिंपल वे में से कि हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है और कार्बन है इसके बीच बंध का विदलन हुआ। एक अणु यहां पर देखो एल्किल हैलाइड का, एक अणु यहां पर, तो टोटल कितने अणु हो गए, 2 आपके बच्चों यहां पर देख सकते हैं RX और RX, 2 एल्किल हैलाइड प्राप्त हो गए। लेकिन यहां पर दोनों R जो है समान था, दोनों R समान था, मतलब एल्किल मूलक समान था। तो देख लो बच्चों यहां पर क्या बोला गया लास्ट में, अभिक्रिया से एल्किल हैलाइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं, तो आपके एल्किल हैलाइड के 2 अणु प्राप्त हो गए। अब इसके जगह कोई बढ़िया सा एग्जाम्पल आप बता दो सर, जैसे मैं कहता हूं CH3OCH3, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है डाई मेथिल ईथर, 2 मेथिल समूह तो डाई मेथिल ईथर, ठीक है। इसकी क्रिया HCl से ही करा दो, HCl करा दो, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध का विदलन होगा प्यारे बच्चों। तो यहां पर CH3 जो है Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो CH3Cl हो गया, और आपका बचेगा CH3 ऑक्सीजन है बच्चों, उसके साथ H जुड़ जाएगा। अगले स्टेप में फिर आपका CH3OH है, ये जो एल्कोहल है बच्चों इसे बोलेंगे मेथेनॉल, ये फिर से HCl के साथ क्रिया करेगा, तो H यहां से OH H2O के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CH3 बचेगा जो कि Cl के साथ जुड़ जाएगा और H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध का विदलन होता है ईथर में, ठीक है। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि किस तरीके से कम क्रियाशील है, लेकिन बच्चों हैलोजन अम्ल के उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न होती है, हैलोजन अम्ल के उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे कि 2 एल्किल हैलाइड तो प्राप्त होते हैं, यानी आपका जैसे मान लीजिए आपका बच्चों क्या है, क्लोरोमेथेन है या मेथिल क्लोराइड के 2 अणु, लेकिन वहीं पे यदि बच्चों आपका R और R अलग अलग होता तो फिर आपका बच्चों एक R जो है वो आपका OH बनाता, मतलब एल्कोहल बना लेता, और एक आपका एल्किल हैलाइड बना लेता, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। 2 विभिन्न एल्किल हैलाइड में भी इसी प्रकार का विदलन होता है, अलग तरीके से कोई विदलन नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूं एक ऐसा उदाहरण बता दो सर कि 2 अलग अलग एल्किल हैलाइड होते, जैसे मैं कहता यहाँ पे CH3 है प्यारे बच्चों और O है, यहाँ पे C2H5 है, ठीक है, और HCl के साथ क्रिया कराता हूं, तो बड़ा सिंपल है बच्चों, जो आपका जैसे यहां पे बंध का विदलन हो गया तो CH3 जो है Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो CH3Cl हो गया, और आखिरी वाला बच्चों C2H5 जो है वो OH के साथ कन्वर्ट हो गया। तो मतलब एक आपका एल्किल हैलाइड और एक आपका एल्कोहल का ही अणु प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों यदि हम बात करते हैं कि आपका एरोमेटिक ईथर हो, तो एरोमेटिक ईथर थोड़ा सा क्या होता है, स्थायी यौगिक होता है। जैसे ये आपका 2 अणु प्राप्त होता है एल्किल हैलाइड का, लेकिन जब एरोमेटिक ईथर की बात करेंगे, एरोमेटिक ईथर आप सबको पता है कि आपका C6H5 एक समूह जुड़ा हो बच्चों, तो ऐसी स्थिति में आपका फिनाल बनता है ना, क्या बनेगा, फिनाल, देखिएगा। चलो आगे बात करते हैं, जैसे हमारे पास एरोमेटिक आपके पास है बच्चों, और वही कार्बन ऑक्सीजन के बीच बंध विदलन हो रहा है, आगे कुछ भी नहीं। जैसे मान लीजिए आपका ये मान लीजिए ये क्या है, बेंजीन रिंग है, और इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, साथ में जुड़ गया CH3, इसका नाम एनिसाल है बच्चों, एनिसाल है, और हैलोजन अम्ल से ही क्रिया करा रहा हूं, हैलोजन अम्ल से बच्चों, तो CH3Cl को ले जाएगा, CH3Cl हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पे जो ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन था, इसके साथ H जुड़ जाएगा, तो ये फिनाल बनाता है, क्या बनाता है बच्चों, फिनाल बनाता है, ठीक। ये कभी कभी अभिक्रिया पूछ सकता है, इसका नाम बच्चों एनिसाल, क्या बच्चों, एनिसाल, ठीक है, एनिसाल, ठीक। यदि इसके जगह फिनेटाल ले लेते तो क्या होता, इसके जगह फिनेटाल, यहां पर देखो बच्चों फिनेटाल, ठीक, फिनेटाल में क्या होगा, ये आपका बच्चों बेंजीन रिंग है, O है, और यहां पे C2H5 हो जाता, तो इसका नाम है फिनेटाल, क्या है, फिनेटाल, और इसकी क्रिया बच्चों हम HBr से करा देते हैं, HBr से,
तो फिर वही प्रोसेस होगा, C2H5 जो है Br के साथ जुड़ जाएगा। और प्यारे बच्चों यहां पे जो आपका फिनाल बन जाएगा, ये लो, तो ये आपका सेम अभिक्रिया हो गया। ठीक, तो ये थोड़ा सा पहला अभिक्रिया था, लंबा था प्रोसेस। देखो एग्जाम में क्या होता है, ऐसे आधा अधूरा दे देगा और बोलेगा पूरा करो। और अभी आया था अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था और क्वेश्चन आए थे ऐसे, है ना। अरे इसको तो ऐसे सुला देता है भाई, ऐसे सुला देगा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये चीज तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये चीज हमने पढ़ा ही नहीं, कहां से आ गया सर। ऐसा दे देगा, ऐसा सुला देगा, लो भैया, और इसके साथ कह देगा O और यहां पे CH3 और इसकी क्रिया करा देगा बोलिया HCl से। आप बताओ, बोलो कुछ भी नहीं है सर, ये Cl जो है इसी के साथ आएगा और H इसके साथ आएगा, H इसके साथ आएगा बच्चों। तो फिर आपका फिर ऐसे ही सुला दो ना सर, हम भी सुला देते हैं, और यहाँ पे आपका OH ही बनेगा, बाकी CH3 जो है Cl है वो उसी तरीके से अभिक्रिया होगा। यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे सुला दिया। चीजें क्लियर। आगे बात करते हैं अगले अभिक्रिया में हैलोजनीकरण के बारे में। ठीक है, चलो अच्छी बात है। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन परमाणु का जुड़ना। जैसे ब्रोमीन का जोड़ेंगे बच्चों तो अर्थ एवं पैरा समय भी। थोड़ा सा एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आपका प्यारे बच्चों यहां पे एल्किल यदि समूह और फेनिल समूह जुड़ा हो, यदि ऐसा है बच्चों, फेनिल एल्किल ईथर की बात कर रहा हूं, फेनिल एल्किल ईथर की बात कर रहा हूं। ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये ऑक्सीजन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और अपने इलेक्ट्रॉन को बढ़ाता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है, यहां पे और यहां पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा देता है। तो मुख्य रूप से जो अभिक्रिया संपन्न होगी, यदि मान लीजिए फेनिल एल्किल ईथर है, तो इसमें आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर आकर के कोई भी अभिकर्मक जुड़ेगा बच्चों। ये नोट डाउन कर लेना। आप लोगों ने पढ़ा है, फिनाल वाला प्रोसेस पढ़ा है, फिनाल में ऑक्सीजन होता है। ऐसे यहां पर भी बच्चों हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि ये आपका बेंजीन रिंग है और इसके साथ कुछ इस तरीके से बच्चों हम बंद बना देते हैं, O है CH3 है। ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, आप सबको पता है। अब इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ता है। फिर जब ये इसको ट्रांसफर करेगा, ये इसको दे देगा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। फिर बच्चों जब ये यहां पे आएगा और इसका इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। मतलब आर्थो पोजीशन, ये दोनों आर्थो पोजीशन है, ये आपका पैरा पोजीशन है। तो जब भी हम यहां पर अभिक्रिया तीन अभिक्रियाएं हैं, है ना, 3 अभिक्रियाएं हैं, तो ये जाकर के आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ते हैं। अभी आप यहां पे सीधा सीधा समझो कि जो आप बेंजीन रिंग देखते हैं बच्चों, जो फेनिल समूह है, उसके आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन इसने ही जाकर के वहीं पे अटैक करेंगे बच्चों। जहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा वहीं पे अटैक करेंगे और वहीं पे अभिक्रिया को संपन्न कराएंगे। ठीक है, तो हैलोजनन का मतलब क्या है बच्चों? हैलोजनन का मतलब है हैलोजन परमाणु का जुड़ना या हैलोजनीकरण। देखो फेनिल एल्किल ईथर, देखो मैं अपने भाषा में समझाऊंगा, बहुत कठिन लेकर नहीं चलूंगा बच्चों। ये आपका फेनिल है, क्या है बच्चों? फेनिल है। एल्किल ईथर, जैसे आपका एल्किल में CH3 जोड़ दिया, तो फेनिल आपका फेनिल, ठीक है, फेनिल मेथिल ईथर, इसका नाम हो जाएगा फेनिल, फेनिल और बच्चों मेथिल जुड़ा हुआ है, मेथिल ईथर। क्या? ईथर। P पहले आता है कि M पहले आता है? PQRSTUVWXYZ, तो मेथिल फेनिल ईथर भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसका नाम हम पहले करते हैं। तो मेथिल फेनिल ईथर, जिसे हम एनिसाल के नाम से जानते हैं, तो इसको आप ऐसा कहो, देखो अल्फाबेट में जैसे फेनिल है, ये आपका मेथिल है, तो PQRSTUVWXYZ, तो M पहले आता है। तो यदि मैं ऐसा लिख दूंगा फेनिल मेथिल ईथर, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका नामकरण करते समय मुझे ध्यान रखना पड़ेगा किसका? अल्फाबेट का। तो मेथिल फेनिल ईथर, इसको ऐसा ही लिखेंगे तभी चलेगा। ठीक है, क्योंकि उल्टा नहीं लिख सकते बच्चों। ठीक है, तो फेनिल एल्किल ईथर आपका बन गया। बेंजीन वलय में समान हैलोजनन अभिक्रियाएं देता है, बेंजीन वलय में अभिक्रियाएं संपन्न होगी। एनिसाल का ब्रोमिनन एथेनोइक अम्ल में घुली ब्रोमीन द्वारा आयरन 3 ब्रोमाइड उत्प्रेरक की
उपस्थिति में बच्चों यहां पर होना चाहिए, है ना, में यदि कराते हैं तो मेथॉक्सी समूह द्वारा बेंजीन वलय के सक्रियण के कारण होता है। इसमें पैरा समयवी की लब्धि 90% होती है। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा कठिन, ये थोड़ा सा भाषा एनसीईआरटी का है इसलिए कठिन है। आप ऐसा समझो कि जब फेनिल एल्किल ईथर को हम अभिक्रिया कराते हैं हैलोजन परमाणु से, ठीक है, जैसे एनिसाल है बच्चों, इसकी ब्रोमोनीकरण कराते हैं एथेनोइक अम्ल में घुली ब्रोमीन के द्वारा, तो जो आपका ब्रोमीन है वो पैरा समयवी ज्यादा मुख्य रूप से जो उत्पाद है पैरा समयवी बनाता है और अल्प मात्रा में आर्थो पोजीशन पे भी जुड़ता है। ठीक है, जैसे बच्चों यहां पे आप लोग देखना सिंपल वे में कि जब हम ब्रोमीन की बात करते हैं, ब्रोमीनीकरण करा रहे हैं, ब्रोमीन के उपस्थिति में होगा, तो प्यारे बच्चों एक तो आर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा, आर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा, जैसे मैं कहता हूं OCH3 है तो एक Br यहां पर आकर के जुड़ जाएगा प्यारे बच्चों, और 90% तो पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। OCH3 है आपका और यहां पे आपका Br2 हो गया, ठीक है, Br हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहां पे इसकी जो परसेंटेज है, इसकी जो परसेंट है 90% लब्धि है, यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ, 90% लब्धि का मतलब क्या होता है बच्चों, 90% लब्धि का मतलब ये है कि 90% पैरा समयवी प्राप्त होता है और 10% केवल आर्थो समयवी प्राप्त होता है। तो आर्थो ब्रोमो एनिसाल, ये एनिसाल है बच्चों, इसको हम एनिसाल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, एनिसाल। आपने इसके पहले भी पढ़ा, ये एनिसाल है, एनिसाल है। सर कहां पे पढ़ा है एनिसाल, अरे यहीं पे तो बताया था एनिसाल, देखो जरा एनिसाल, हाँ सर ठीक है। अब यहां पे यदि मैं नाम की बात करूं तो ये आपके आर्थो पोजीशन पर जुड़ा है बच्चों, आर्थो ब्रोमो एनिसाल, आर्थो ब्रोमो एनिसाल, ठीक है, एनिसाल। और इसका नाम क्या है सर, पैरा ब्रोमो एनिसाल, पैरा ब्रोमो एनिसाल, पैरा ब्रोमो एनिसाल, पैरा ब्रोमो, ये आपका आर्थो ब्रोमो एनिसाल है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया संपन्न हो गया बच्चों। ये हैलोजनीकरण में यदि कभी क्वेश्चन आ गया कि आप लोग ईथर का हैलोजनीकरण समझाओ, एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसे आप लोग मिस नहीं कर सकते, इसे आप लोग भूल नहीं सकते, इसे आप है ना इग्नोर नहीं कर सकते बच्चों। जो एनसीईआरटी का टॉपिक है उसे पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, तो आप लोग बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। ओके, तो ये किसके उपस्थिति में अभिक्रिया होता है, एथेनोइक अम्ल युक्त ब्रोमीन बच्चों। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल युक्त ब्रोमीन के साथ क्रिया करते हैं, ठीक है। तो ये आपका देख सकते हैं बच्चों, एनिसाल का ब्रोमोनीकरण कराने पर अर्थात एथेनोइक अम्ल में घुली ब्रोमीन के साथ क्रिया कराने पर बच्चों आर्थो ब्रोमो एनिसाल और पैरा ब्रोमो एनिसाल प्राप्त होता है। लेकिन इसमें जो पैरा ब्रोमो एनिसाल है उसकी परसेंटेज 90% होती है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से ज्यादा पैरा ही पोजीशन पर जुड़ेगा और कम मात्रा में आर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा। बोले सर यहां पे Br जुड़ा तो H ना निकला होगा, निकला होगा, यहां से H निकला होगा और Br के साथ HBr बनाया होगा बच्चों, ठीक। चलिए इसके बाद हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया फिनाल में भी हमने कराया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हमने हेलोएरीन में भी कराया, और आप लोगों को हर जगह बताते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में प्यारे बच्चों निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में होना है और कुछ भी नहीं, इतना आप लोगों को याद ही रखना है कि निर्जल AlCl3 की ही उपस्थिति में होना है। जैसे बच्चों एनिसाल ही हम लेकर चलेंगे, अभी ये अभिक्रिया एनिसाल का ही चलेगा। जैसे OCH3 हो गया आपका, एनिसाल है, एल्किल आप हैलाइड के साथ क्रिया करा दो। जैसे बच्चों आप लोगों एल्किलीकरण, यहां पर एल्किल समूह जुड़ना, वैसे तो एल्किलीकरण होगा नहीं, एल्किल का समूह का जुड़ना एल्किलीकरण नहीं कहलाता, हाँ एल्किलीकरण एल्किल समूह जुड़ना, हैलोजनीकरण हैलोजन का जुड़ना, सल्फोनीकरण सल्फो समूह का जुड़ना, नाइट्रीकरण नाइट्रो समूह का जुड़ना, ब्रोमोनीकरण ब्रोमो समूह का जुड़ना, क्लोरोनीकरण क्लोरीन का जुड़ना, तो एल्किल समूह का जुड़ना एल्किलीकरण कहलाएगा। तो यहां पे CH3 यदि जोड़ दिया जाए बच्चों तो एल्किलीकरण हो जाता है, ठीक है। ये जो आप लोगों का फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है वो निर्जल AlCl3 के ही उपस्थिति में संभव है बच्चों, किसके, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में ही संभव है।
निर्जल AlCl3। और आप लोग जहां जहां भी फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ोगे, आर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, आर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, जहां जहां भी आप लोग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ोगे बच्चों, तो आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर जुड़ता है, आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर जुड़ता है, ध्यान रखिए आप लोग, निर्जल AlCl3 की ही उपस्थिति में। अब देखना, बड़े प्यार से समझना, CH3 आर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा, और आर्थो पोजीशन पर क्यों जुड़ता है आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया है कि आर्थो पोजीशन पे जुड़ने का रीजन ये है कि प्यारे बच्चों यहां पे CH3 इसलिए आकर जुड़ा क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज्यादा होता है। दूसरा प्यारे बच्चों आपका पैरा पोजीशन पर जुड़ता है, ये आपका पैरा पोजीशन पर, ये आपका बच्चों OCH3 है और पैरा पोजीशन पे भी आके आपका CH3 जुड़ जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि सर ये Cl कहां जाएगा, तो 2HCl बना देगा बच्चों। तो यदि आप लोगों को लिखना है तो 2HCl लिख सकते हैं, आप लोग 2HCl लिख सकते हैं। यदि इसमें भी दिक्कत है तो यहां पे आप लोग है ना मल्टीप्लाई कर देना, ये लो, तो बैलेंस भी हो जाएगा। देखो एनी साल फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया देता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड तथा एसिल हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं। तो बच्चों एल्किल तथा एसिल समूह आर्थो एवं पैरा स्थितियों में प्रवेश करता है। देख लो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जहां भी पढ़ोगे, जैसे बच्चों यहां पे OCH3 की जगह H जोड़ दो, OCH3 की जगह आप बच्चों जैसे यहां पे यदि इसकी अभिक्रिया भी पढ़ते ना प्यारे बच्चों, यहां पे आप OH जोड़ देते तो यहां भी OH होता, यहां भी OH, तो ये फिनाल का फ्रीडल क्राफ्ट हो जाता। यदि प्यारे बच्चों इस OH के जगह क्लोरीन जोड़ देते तो ये आपका हेलोएरीन, हेलोएरीन का फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो जाता। आप लोगों को यदि, इसीलिए तो कहता हूं कि भाई आप लोगों को क्यों सब क्लास जरूरी है, अभी ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इसी में आप फिनाल की भी चर्चा कर रहे हो ना कि CH3 हटाकर H जोड़ दो तो OH जुड़ा रहेगा तो फिनाल हो जाएगा, और यहां पे OH, यहां पे OH, बाकी सब वही उत्प्रेरक AlCl3 ही रहता। और वहीं पे यदि प्यारे बच्चों एल्किलीकरण, एसिलीकरण भी करा सकते हो, यहां पे आपका OH ही रहता और एस्टिल समूह का जैसे एस्टिल क्लोराइड के साथ क्रिया करा दो तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ही कहलाता। जैसे थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, मैं यहां पे आपको एस्टिल समूह से भी क्रिया करा के दिखाता हूं। ये क्या है सर, OCH3 है, ठीक है, एनी साल है। एस्टिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl, किसके उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की ही उपस्थिति में। तो कुछ नहीं, एस्टिल समूह यहां पे जुड़ जाएगा, यहां पे OCH3 रहेगा, यहां पे बच्चों COCH3 हो जाएगा। देखो जरा COCH3, और Cl जो है एक आर्थो पोजीशन पर बच्चों और एक पैरा पोजीशन पे भी जुड़ेगा। और Cl जो है वो 2HCl बाहर निकलेगा। यदि आप लोगों को बैलेंस कराना है तो 2 का मल्टीप्लाई यहां, 2 का मल्टीप्लाई यहां कर देना। बोले सर आप ऐसा भी तो कह रहे थे कि फिनाल के साथ भी होता है। जी हां सर, इस OCH3 को हटाकर OH जोड़ दो तो फिनाल का हो जाएगा, यहां पे OH, यहां पे OH। यदि प्यारे बच्चों इसके जगह Cl हो जाए, इसकी जगह Cl हो जाए, इसकी जगह Cl, तो हेलोएरीन का फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होगा, और जहां जहां फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होगा वहां वहां AlCl3 की उपस्थिति में होगी बच्चों। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की बात करते हैं तो जब भी जैसे मान लीजिए आप लोग फेनिल एल्किल ईथर लेते हैं बच्चों, है ना, या एनिसॉल लेते हैं, इसकी भी क्रिया कराएंगे आप। एल्किल हैलाइड से क्रिया कराओ निर्जल AlCl3 के की उपस्थिति में, तो पैरा व्युत्पन्न और आर्थो व्युत्पन्न आपका बच्चों यौगिक बनेगा, यानी आर्थो एवं पैरा समूह पर एल्किल या एसिल समूह जुड़ेगा। ये आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। तो ये बच्चों आपका CH3Cl एल्किल हैलाइड है, ये दो बच्चों ये एल्किल एस्टिल क्लोराइड है, ये एस्टिल क्लोराइड है, तो एसिटिलीकरण भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया संपन्न हुआ। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ, ये सारा चीज नोट्स में भी रहता है, नोट्स मात्र 100 रुपए में दिए जाते हैं। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट नंबर लिख लेना 96 85 29 91 49। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। आज का क्लास लंबा है भाई, लंबा चलेगा, इतना नहीं, जल्दी यदि हार मान गए तो फिर खत्म।
नाम वगैरह सर तो आप बताए ही नहीं, नाम तो आप बताए नहीं, ठीक है, नाम तो बताए ही नहीं। अरे नाम तो आप लोग वैसे भी जानते हो, ठीक है। नाम यदि हम बात कर लेते हैं तो इसका नाम तो एनिसाल है, ये सबको पता है, एनिसाल है सर, ठीक। इसका नाम क्या है? तो यदि बच्चों बेंजीन रिंग के साथ CH3 जुड़ा हो, बेंजीन रिंग के साथ CH3 तो टालुइन हो जाता है, और जिसके अर्थो पोजीशन पे मिथाक्सी जुड़ा हुआ है, तो या ऐसा लिख सकते हैं 1 2 2 मिथाक्सी, 2 मिथाक्सी, 2 मिथाक्सी टालुइन, 2 मिथाक्सी टालुइन। देखो बच्चों ये बेंजीन रिंग है, CH3 जुड़ा हुआ है तो टालुइन है। इसके पैरा उल्टा है तो पैरा पोजीशन पर, मतलब में 1 2 3 4 4 नंबर पर बच्चों मिथाक्सी जुड़ा है, मिथाक्सी टालुइन। अब इसके बाद इसका भी नाम तो बताना पड़ेगा सर, इसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 2 नंबर पे मिथाक्सी, 2 नंबर पे मिथाक्सी, ये एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन है, क्या है बच्चों, एसिटोफिनोन। और इसके बाद यदि आप यहां पे लिखोगे तो इसका क्या हो जाएगा सर, यहां 2 नंबर पे ना होकर के 4 नंबर पे, ये एसिटोफिनोन है, इसके अपोजिट में मिथाक्सी है तो 4 मिथाक्सी एसिटोफिनोन हो गया। ये एनिसाल है तो इसमें तो कोई है ही नहीं है दिक्कत, एनिसाल है, ठीक। चलो नाइट्रीकरण की बात करते हैं बच्चों। नाइट्रीकरण जब भी होता है तो H2SO4 और HNO3 इसी के मिश्रण से नाइट्रीकरण होता है, और नाइट्रीकरण में हमेशा नाइट्रो समूह जुड़ता है, नाइट्रीकरण में हमेशा नाइट्रो समूह जुड़ता है, नाइट्रीकरण में हमेशा नाइट्रो समूह। और सेम अब क्रिया हम एनिसाल का ही क्रिया कराएंगे, जो एनसीईआरटी में वही चीज कराएंगे, एक्स्ट्रा हम कराएंगे ही नहीं, एनिसाल का ही क्रिया कराएंगे, एनिसाल का ही क्रिया कराएंगे प्यारे बच्चों। कि आपका OCH3 एनिसाल है। किसके साथ क्रिया कराओगे, किसके साथ, मैंने बोला ना नाइट्रीकरण हो रहा है तो HNO3 है ना सर, H2SO4 भी रहना चाहिए, हाँ सर, H2SO4 की उपस्थिति में ही नाइट्रो समूह ही जुड़ेगा। तो नाइट्रो समूह कहां जुड़ेगा, अरे भाई मैंने आपको बता दिया ना यार कि आप लोग एक तो आर्थो पोजीशन पर, और दूसरा प्यारे बच्चों, दूसरा आप लोग कहां पे जोड़ दो, पैरा पोजीशन पर, ठीक है, आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। देखो ना एनिसाल सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के मिश्रण के साथ अपक्रिया द्वारा आर्थो एवं पैरा नाइट्रो एनिसाल बनाता है। यानी प्यारे बच्चों ये जो बना, ये क्या बना, पहला नंबर आर्थो, इसका आर्थो पोजीशन है आर्थो नाइट्रो एनिसाल, आर्थो नाइट्रो एनिसाल बना, क्या बना बच्चा, आर्थो नाइट्रो एनिसाल, ठीक है। और ये बना बच्चों पैरा नाइट्रो एनिसाल, आर्थो नाइट्रो एनिसाल पैरा नाइट्रो। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, यहां पे जो अभिक्रिया आपने कराया सेम ऐसे ही है, आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर जुड़ा, यहां भी आप लोगों ने देखा सेम आर्थो पैरा पोजीशन पर जुड़ा, यहां पर आपने देखा सेम आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर जुड़ा। यानी हर जगह बच्चों आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ अभिक्रिया आप लोग देख रहे हो, ठीक। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नाइट्रीकरण में, ठीक है। क्योंकि अब हम आगे पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में बच्चों, आगे चलकर किसका, ईथर का जल अपघटन देखेंगे बच्चों। जल अपघटन में क्या होता है कि जल दाब की उपस्थिति में ईथर को तनु H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो ईथर एल्कोहल में अब जल अपघटित हो जाता है। यानी ईथर को हम तनु H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे बच्चों, जल अपघटन कराएंगे, यानी जल का अणु लेकर के जल के अणु को तोड़ेंगे तो किस में बदलेगा, वो एल्कोहल में बदलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये अभिक्रिया कहां पे पढ़े हो, याद करो, एल्कोहल बनाने की विधि में आपने पढ़ा है बच्चों, किसमें, एल्कोहल बनाने की विधि में आप लोगों ने पढ़ा है, और नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अभी पढ़ लोगे, बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे, ठीक। चलिए लेकर चलते हैं
OR, जल अपघटन करा रहे हैं HOH, तो क्या बन सकता है? यहां पे भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध का विदलन होगा। जैसे मैं कहता हूं, देखना बच्चों, यहां पे इसको बंध का विदलन कर दो, बंध का विदलन कर दो, तो क्या बन सकता है? यहां भी आपका बंध का विदलन होगा। तो बच्चों इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पे आपका पॉजिटिव, इस पर निगेटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव के पास जाता है और पॉजिटिव निगेटिव के पास जाता है। सिंपल है ना? जैसे मैं कहता हूं RO है, RO है, तो इसके पास पॉजिटिव आएगा बच्चों, तो H हो जाएगा, और यहां पे OH है, R के साथ जाएगा तो ROH बना देगा। यानी कुल मिलाकर के ये आपका बच्चों ROH बना देता है। यानी जैसे मैं कह देता CH3OCH3 है, और जल के अणु के साथ जल अपघटन कराते तनु H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। तो यहां पर बच्चों CH3OH के दो अणु प्राप्त हो जाते, CH3OH के दो अणु प्राप्त हो जाते। ठीक है, ये आपका बच्चों अब जल अपघटित होकर के सिंपल उत्पाद बनाता है, सिंपल उत्पाद बनाता है। लेकिन वहीं पे सांद्र H2SO4 लेते तो, सांद्र H2SO4 लेते तो बच्चों, है ना, सांद्र H2SO4 में ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताता हूं क्या होता। सांद्र H2SO4 ले लेता तो इसका थोड़ा सा रूपरेखा बदल जाता। क्या हम यहां पर लिख लेते हैं, सांद्र H2SO4 लेने पर, सांद्र H2SO4 में, जैसे आपका मान लीजिए CH3 है ना, और O और CH3 है ना बच्चों, और जल अपघटन नहीं ले रहे हैं बल्कि आपका H2SO4 ही ले रहे हैं, तो HHSO4 यहां पे ऐसा टूटता तो फिर क्या होता? देखना बच्चों, इसको आप लोग समझने की कोशिश करना। यहां भी हम बोल रहे हैं बंध का टूटना होगा, ऋण होगा धन होगा, यहां भी बंध का टूटना होगा, धन होगा, इधर वाला भाग ऋण होगा। ये धन ऋण के साथ जाकर जुड़ेगा, ये सबको पता है। तो आपका CH3OH तो बनाएगा, लेकिन प्यारे बच्चों एक जो CH3 है वो CH3 आपका CH3HSO4 बना लेता है। ठीक है, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बना लेता है। यदि सांद्र H2SO4 लोगे बच्चों तो आपका एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है? एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बना लेता है। जैसे आपका यहां पर मान लीजिए मेथिल है तो मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल होता है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना लेता। तो ईथर का जल अपघटन कराते हैं तो आपका क्या बनता है? एल्कोहल। क्या बनता है? एल्कोहल। क्या बनता है बच्चों? एल्कोहल। यदि ऐसी आधी अधूरी अभिक्रिया दे दी जाए तो आपसे बन जाना चाहिए। ओके, इसके बाद निर्जलीकरण है बच्चों। निर्जलीकरण में मतलब जल का अणु टूट करके अलग हो जाना। देखो जल अपघटन में जल का अणु टूट करके जुड़ जाना, लेकिन निर्जलीकरण मतलब जल का अणु वहां से निकलना। इस बार हमको जल का अणु निकालना है। जल का अणु निकालेंगे तो एल्कीन बनेगा। बड़ा सिंपल है, देखना बच्चों। जैसे मैं कहता हूं C2H5 है, ठीक है सर, O है, C2H5 है। यदि मैं यहां से एक H निकाल दूं, एक H यहां से निकाल दूं और यहां से O ले लूं तो ये आपस में बच्चों क्या बना देगा? H2O। क्या बना देगा? H2O बना देगा। तो यहां से इस तरीके से जल के अणु बाहर हो जाएंगे। अब बचेगा क्या बच्चों? CH2, यहां पे C2H4 बचेगा और यहां पे C2H4 बचेगा, है ना। तो ये बच्चों C2H4 की बात करते हैं। C2H4 आपका एल्कीन होता है। कैसे? देखना, C2H4 CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी को बोलते हैं C2H4। यदि हम बात करें ये क्या है तो ये एल्कीन है बच्चों। क्या है? एल्कीन है। क्या है? एल्कीन है। देखना कैसे प्यारे बच्चों निर्जलीकरण होगा। देखना, मैं यहां पे अब क्रिया देता हूं कि 350 डिग्री पर एल्यूमिना ईथर की वाष्प प्रवाहित करने पर, एल्यूमिना पर ईथर की वाष्प प्रवाहित करने पर निर्जलीकरण द्वारा एल्कीन बनता है। जैसे मैंने कहा C2H5 है, O है, C2H5 है। ठीक है सर, क्या कर रहे हैं सर? निर्जलीकरण। कितना? 350 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिना क्या है? Al2O3 का सूत्र है एल्यूमिना। देखो प्यारे बच्चों, एक H यहां से, एक H यहां से, एक ऑक्सीजन, इसको लेकर के बना दिया H2O। क्या बना दिया बच्चों? H2O। तो मैंने आपको बताया था C2H4 बचेगा बच्चों। यहां से एक H निकला तो C2H4 बचा। C2H4 का मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2
और इसकी संख्या 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों एल्कीन बनता है। इसमें हम ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, ये एनसीईआरटी है। अब क्रिया एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को करा रहा हूं। कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा भी कराऊंगा जो मुझे लगेगा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई हो सकता है वो एग्जाम में आ जाए और आपसे न बने, इसलिए जरूरी है। HI के साथ क्रिया कराएंगे बच्चों की। सांद्र HI के साथ ईथर को गर्म करने पर एक अणु एल्किल आयोडाइड तथा एक अणु एल्कोहल बनता है। छोटा एल्किल समूह आयोडाइड बनाता है। देखना एकदम अभिक्रिया परफेक्ट है, बहुत सिंपल है। मैंने बोला CH3 है, O है, C2H5 है। इसका नाम बताओ सर, इसका नाम क्या हो जाएगा? एक का मेथिल, एक का एथिल, तो एथिल मेथिल ईथर है। HI से क्रिया करा दो। ठीक, HI से क्रिया कराएंगे तो बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध का विदलन होगा। कार्बन ऑक्सीजन के बीच बंध का विदलन होगा, लेकिन जो छोटा एल्किल समूह, जैसे मान लीजिए यहां पे यदि बात करें, इसके साथ आयोडीन जुड़ेगा। छोटा एल्किल समूह होगा, उसके साथ आयोडीन जुड़ेगा, CH3I हो जाएगा। और जो बड़ा C2H5 है, उसके साथ ऑक्सीजन H को लेकर के एल्कोहल बनाएगा। आप लोग ऐसे ही दूसरा अभिक्रिया देख लो, कोई भी दूसरा अभिक्रिया देख लो बच्चों। जैसे मैं कहता हूं यहां पे अभिक्रिया है C3H7 है और O है C2H5 है और HI है प्यारे बच्चों। इस बार आयोडीन जो है ना इस C2H5 से जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी वही आयोडाइड बनाएगा, और जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होगी वो आपका एल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? एल्कोहल बनाएगा। सांद्र HI, ये जो है आपका सांद्र HI उत्प्रेरक है बच्चों, सांद्र HI की उपस्थिति में, और वो भी हम गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? गर्म कर रहे हैं। तो जब सांद्र HI की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आप सबको पता है कि ईथर जो है 2 एल्किल मूलक से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन के साथ 2 एल्किल या एक एल्किल, एक एरिल या 2 एरिल समूह जुड़ा रहता है बच्चों, तो आपका क्या बनता है? ईथर बनता है। ऑक्सीजन के साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हों, एक एल्किल या एक एरिल समूह जुड़े हों, तो आपके ईथर का निर्माण होता है। अब ईथर में बच्चों 2 एल्किल ग्रुप है, HI क्रिया करता है तो एक H O के साथ जुड़ता है और एक I जो है वो एल्किल समूह के साथ जुड़ता है। लेकिन जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है वो आपका एल्किल हैलाइड बनाता है, आयोडीन के साथ जुड़ जाता है। और जो जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है फिर बच्चों वो आपका एल्कोहल बनाता है। इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया आज का हमारा कंप्लीट होता है। लेकिन अभिक्रिया कंप्लीट बस करने से कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो मेरे बच्चों? ठीक, अब अपना रहेगा भौतिक गुण। भौतिक गुण देखेंगे, क्योंकि अपन भौतिक गुण आपको पहले ही बताया था कि भौतिक गुण हमारा टास्क है। भौतिक गुण हमको देखना ही है बच्चों थोड़ा बहुत। सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा इस पॉइंट को देखो कि भौतिक अवस्था, रंग एवं गंध कैसा होता है। यदि निम्नतर ईथर की बात करें, जैसे आपका मान लीजिए CH3 है, OCH3 है, ये निम्नतर ईथर है बच्चों। ये जो है वो गैस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो अन्य ईथर हैं रंगहीन सुगंध वाले अत्यंत वाष्पशील यौगिक होते हैं। एनिसाल तथा फेनिटाल रंगहीन द्रव है। एनिसाल आप लोगों को पता है, एनिसाल सर बेंजीन रिंग के साथ OCH3 जोड़ दो, ये एनिसाल है। और बेंजीन रिंग के साथ आप लोगों ने पढ़ा कि OC2H5 जोड़ दो, ये फेनिटाल है। तो ये जो बच्चों रंगहीन द्रव है, जबकि डाईफेनिल ईथर के कमरे के तापक्रम पर ठोस होता है और एरोमेटिक ईथर जहरीले होते हैं। यानी एरोमेटिक ईथर कहीं पे लिखा देखने को मिल जाए तो उससे दूर रहें, ठीक है। तो ये भौतिक अवस्था, रंग, गंध आप लोग देख लो। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी यदि पूछ दे तो ठीक है, बाकी चांसेस बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि भाई ये लंबा चौड़ा चैप्टर है। वैसे भी एल्कोहल फिनाल ईथर भाई छोटा चैप्टर तो है नहीं बच्चों, है ना। एल्कोहल फिनाल ईथर छोटा चैप्टर तो है नहीं, लंबा चैप्टर है। इसमें आप लोग भटकना नहीं है। थोड़ा सा इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें से क्वथनांक से। ये क्वथनांक वाला पॉइंट है और क्वथनांक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। ईथर में कार्बन ऑक्सीजन आवन ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय का मतलब क्या होता है कि CH3 है, O है और CH3 है। जब बंध का विदलन होगा तो इस पर ऋण चार्ज और इस पर धन चार्ज आने की क्षमता होगी, ठीक। अतः ईथरों का नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ईथरों की अल्प ध्रुवता उसके क्वथनांक को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करता, जो कि समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्केनों के क्वथनांक के समान होता है। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि भाई साहब क्वथनांक में ये जो आपका ध्रुवीय गुण तो पाया जाता है,
लेकिन उतना ज्यादा ध्रुवीय गुण नहीं पाया जाता, इसलिए इसका क्वथनांक लगभग समतुल्य हाइड्रोकार्बन के क्वथनांक के तुल्य होता है। जैसे मान लीजिए 2 कार्बन का एल्केन होगा, इसका लगभग समतुल्य होगा बच्चों, ठीक है। परंतु एल्कोहल के क्वथनांक से बहुत कम होता है। यदि मान लीजिए 2 कार्बन का एल्कोहल है, C2H5OH है, तो इसके अपेक्षा इनका क्वथनांक कम होता है, ठीक है, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे बच्चों एल्केन, जितने कार्बन की बात करता हूं, एक एनसीईआरटी में एक पॉइंट दे रखा है, वो यदि आप मिल जाता है मेरे को तो मैं आपको समझा रहा हूं। एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया है बच्चों, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभार यदि पूछ देगा तो हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो जाए। 1 मिनट का समय देंगे मुझे, चीजें क्लियर करता हूं मैं भी आपको मैं क्या कहना चाहता हूं। एनसीईआरटी का एक पॉइंट दिया है, हाँ ठीक। जैसे बच्चों आप लोगों के 4 कार्बन का समूह है, जिसमें मैं कहता हूं कि CH2 है, CH3 है, CH2 का होल ट्वाइस है, और यहाँ पे CH3 है। ये आपका क्या बच्चों, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ये ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन, ठीक सर, ये ब्यूटेन है। ये आपका एल्केन है, क्या बच्चों? एल्केन है। ये आपका एल्केन है, ये एल्केन है बच्चों, एल्केन है, ठीक। 4 कार्बन का ही जैसे आपको यहां पे लिखना है C2H5O C2H5, इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई एथिल ईथर, ठीक है। और इसी 4 कार्बन का जैसे बच्चों आपका CH3 CH2 OH, इसी 4 कार्बन का मैं एल्कोहल ले लेता हूं, मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूटेनॉल। अच्छा, तो इसमें यह तुलना किया गया कि इनका जो है लगभग इक्वलिटी होगी, ठीक है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बंध प्रबल होता है, इसलिए इसका जो क्वथनांक होगा लगभग ज्यादा होगा बच्चों, ये चीज है। और ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जा सकता है, जैसे इसका है बच्चों क्वथनांक 309.1 और इसका है 307.6, लगभग समतुल्य, लेकिन इसका बच्चों 390 है, बहुत ज्यादा, इसका बहुत ज्यादा। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। देखो जरा इस क्वथनांक में इंपॉर्टेंट फैक्ट समझना, क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, देखो घुमाकर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एनसीईआरटी सब वही है, लेकिन घुमाकर कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे आपके 2 कार्बन का ईथर दे देगा, 4 कार्बन का ईथर है और 4 कार्बन का एल्कोहल, और बोल देगा एल्कोहल में जो क्वथनांक है इसका मान अधिक होता है, क्यों? जबकि कार्बन की संख्या दोनों में समान है, कार्बन की संख्या दोनों में समान है, लेकिन एल्कोहल है उसका क्वथनांक क्यों होता है? तो इसके पीछे रीजन है बच्चों, एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसमें बहुत कम हाइड्रोजन बंध, इसमें हाइड्रोजन बंध पाया ही नहीं जाएगा। जब ये जल के साथ घुलेगा तब बात अलग है, लेकिन यदि हम स्वयं की बात करें, जैसे आपका एल्कोहल है, एल्कोहल के अणु दूसरे एल्कोहल के साथ, दूसरे तीसरे एल्कोहल के साथ, एल्कोहल के कई सारे अणु आपस में क्या करते हैं? हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ जाते हैं। अब जब बंध के साथ जुड़ जाते हैं तो उनको थोड़ा अलग करना कठिन होता है, तो क्वथनांक थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन यदि हम बात करें एल्केन और आपके ईथर, समान कार्बन का एल्केन है या ईथर है, तो उनका जो क्वथनांक है लगभग समतुल्य होता है। कभी कभार यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ दे बच्चों, ये ऑप्शन में आपके ऑब्जेक्टिव में दे दे कि इसका क्वथनांक बताओ, तो आप लोगों को याद रखना है, ये क्वथनांक आप लोगों को याद रखना है कि ब्यूटेन का क्वथनांक 309, डाईएथिल ईथर का 307.6 और बच्चों ब्यूटेनॉल का 390, ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, चीजें क्लियर? चलो बच्चों, जल में विलेयता के बारे में बात करते हैं। जल में कौन ज्यादा विलेय होगा? जल में कौन ज्यादा विलेय होगा? जल में वही विलेय हो सकता है जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। तो यदि हम निम्नतर ईथर की बात करते हैं बच्चों, तो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। जो निम्नतर ईथर है जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं, क्योंकि ईथर के ऑक्सीजन पर पर्याप्त ऋणावेश होता है, अतः निम्नतर ईथर जल के साथ कुछ मिश्रणीय अणुभार बढ़ने के साथ विलेयता घटती जाती है। ईथर को पूर्ण रूप से मिश्रणी बनाने के लिए उसमें कुछ NaCl मिला दिया जाता है,
यह ईथर की ध्रुवता को कम करने के साथ साथ ईथर तथा जल के अणुओं के मध्य स्थान घेर लेता है, अतः ईथर अणु नहीं बल्कि Na+Cl आयन जल के अणु से घिर जाते हैं। देखो बच्चों, यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे मान लीजिए आपका CH3 है, O है और ये CH3 ईथर है ना, इस पर आंशिक ऋण चार्ज आ जाएगा और इस पर आंशिक धन चार्ज आ जाएगा। अब ये किसी जैसे HOH है, ये जल का अणु है बच्चों, तो इस पर आंशिक ऋण चार्ज आता है, इस पर आंशिक धन चार्ज, और ये आपस में बंध बना लेते जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। फिर ये आगे चल करके फिर ये आगे CH3 है जिस पर आंशिक धनावेश है, और O है बच्चों जिस पर आंशिक ऋणावेश है, यहाँ पे CH3 है। इस तरीके से फिर HOH है बच्चों, HOH है, इस पर आंशिक ऋण, इस पर आंशिक धन आवेश है, इस पर आंशिक ऋण आवेश है। इस तरीके से आपका ईथर जल यानी ईथर और जल के बीच, ईथर और जल के बीच क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बंध बन जाता है। और इसी हाइड्रोजन बंध के कारण प्यारे बच्चों, इसी हाइड्रोजन बंध के कारण ये आपका निम्नतर जो ईथर है वो जल के साथ विलय होता है। जल के साथ क्या होता है? विलय होता है। जल के साथ विलय वही हो सकता है जो कि प्यारे बच्चों, जल के साथ विलय वही हो सकता है जो कि जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, यहां से हमारा आज का क्लास समाप्त होता है बच्चों। इसके बाद अब भौतिक गुण कुछ भी नहीं है। यहां पर ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन आ जाए ईथर जल में विलय होता है क्यों, तो ईथर जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। लेकिन जैसे जैसे ईथर में उच्च ईथर की बात करते हैं, जैसे जैसे कार्बन के परमाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है तो विलेयता कम होता जाता है। लेकिन एक और यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है कि ईथर को अमिश्रणीय बनाने के लिए उसमें क्या मिला दिया जाता है, तो उसमें NaCl मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? NaCl मिला दिया जाता है। इसको याद रखना, ये फैक्ट की बात है कि यदि ईथर को जल में हम अविलेय बनाना चाहते हैं कि ईथर जल में ना मिले, ईथर जल में ना घुले, ईथर जल के साथ हाइड्रोजन बंध ना बनाए, तो NaCl बना लेते हैं, NaCl मिला देते हैं, जो कि Na+ और Cl- बच्चों आयनों को घेर लेता है। आयन इसमें ज्यादा है तो खत्म कहानी, फिर जल के अणुओं के साथ वो बंध नहीं बनाता है। ओके, तो इस तरीके से अपना आज का क्लास भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ईथर के कंप्लीट, इतना आप तैयार कर लेना। बाकी नोट्स के लिए मैंने आपसे बात किया है कि भैया मात्र 100 रुपए में प्रॉपर ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149। कुछ चीजें बच्चों नोट्स में नहीं है तो क्लास में मैंने करा दिया है, तो आप लोग परेशान ना हो, तैयारी करें बेहतरीन रूप से। आपके साथ मैं हमेशा के लिए जुड़ा रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।